वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और ले आया हूं दोस्तों, और जो है IOCL के लिए जो है एक प्रैक्टिस पेपर। इसमें जो है अप्रॉक्स 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं लगभग 60 या 70 जो हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। वो सारे मैंने जो है लिस्टेड किए हैं इसमें। तो बहुत ही अच्छा ये पेपर है। देखिए, सबसे पहले पेट्रोलियम के जो है 30 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है, रिफाइनरी इंजीनियरिंग टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन। बिटुमिन की सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है? तो वो होता है दोस्तों बॉल एंड रिंग टेस्ट। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इन पेट्रोलियम रिफाइनरी द प्रोसेस यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोकार्बन टू एरोमेटिक। यानी हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस वो क्या है? तो है कैटालिक रिफॉर्मिंग। ऑक्टेन नंबर गैसोलीन का क्या मेजर करती है? तो उसकी जो है नॉकिंग टेंडेंसी को मेजर करती है। पैराफिन बेस जो क्रूड ऑयल होते हैं एज कंपेयर टू एसफाल्ट, वो एक तरह से क्या देते हैं? तो हायर यील्ड ऑफ स्टेट रन गैसोलीन देते हैं। इन एटमॉस्फेरिक क्रूड डिस्टिलेशन द कंटेंट ऑफ किसका जो है एक तरह से कंटेंट ऑफ फ्रॉम लाइटर फ्रैक्शन टू हैवियर वंस। यानी कि हैवियर से जो है लाइटर फ्रैक्शन निकाला जाता है, तो वो है सल्फर। एक तरह से सल्फर है, सल्फर इंक्रीज, कंटेंट ऑफ सल्फर इंक्रीज फ्रॉम लाइटर फ्रैक्शन टू हैवियर वंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन इज नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंट टेस्ट फॉर गैसोलीन। यानी कि इसमें से कौन सा टेस्ट जो है गैसोलीन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? तो वो है दोस्तों विस्कोसिटी टेस्ट। C10 नंबर डीजल का मोस्टली कितना होता है जो ट्रक में यूज होता है? तो वो होता है 50। ऑप्शन नंबर ए। स्टेबलाइजेशन ऑफ गैसोलीन मीन क्या होता है? तो इसका मतलब होता है स्टेबलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो है रिमूवल ऑफ डिजोल्व गैसेस फ्रॉम इट। जो डिजोल्व गैसेस होते हैं क्रूड ऑयल में, उसको रिमूव करते हैं। पिक आउट द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ल्यूब ऑयल। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ल्यूब ऑयल की कौन सी होती है? तो वो है API ग्रेविटी। कैटालिस्ट यूज इन कैटालिक रिफॉर्मिंग। कैटालिक रिफॉर्मिंग में जो कौन सा कैटालिक यूज होता है? तो प्लेटिना ऑन एल्यूमिना हो जाएगा। द मेन यूज ऑफ हैवी गैस ऑयल प्रोड्यूस बाय द वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट कौन सा है? तो वो है दोस्तों सी, फीड स्टॉक फॉर फ्लूइड कैटालिक क्रैकिंग यूनिट। यानी कि FCC यूनिट के लिए जो है फीड स्टॉक जो हमारा होता है वो वैक्यूम डिस्टिलेशन से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, द कलर ऑफ गैसोलीन इज इंडिकेशन ऑफ इट्स। तो कलर जो है गैसोलीन का गम फॉर्मिंग टेंडेंसी और थ्रोनेस ऑफ रिफाइनरी, ये जो है एक तरह से शो करता है। कौन सा प्रोसेस जो है आई पैराफिन को एन पैराफिन को आई पैराफिन में कन्वर्ट करता है? तो वह दोस्तों आइसोमराइजेशन। टैंक कह रहा है कि टैंक यूज फॉर स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट शुड बी पेंटेड। यानी कि जिसमें जो फ्लेमेबल जो है प्रोडक्ट को रखा जाता है, तो उसको किस पेंट से जो है रंगा जाता है? तो वो दोस्तों होता है वाइट पेंट। इसका रीज़न क्या है कि अगर जो है जैसे टैंक है, टैंक जैसे आपका नेफ्था का कोई टैंक है, नेफ्था के टैंक को अगर आप जो है ब्लैक कलर से जो है ब्लैक पेंट से जो है रंग दोगे, पेंट कर दोगे, तो वो क्या करेगा? ब्लैक जो है हीट को एब्जॉर्व करेगा और इनसाइड में जो रखा हुआ नेफ्था है उसको वोलेटाइल करेगा। मतलब एक तरह से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से तो वो जो गर्म होके कन्वर्ट हो ही रहा है लिक्विड टू वेपर। अब जो है थोड़ा सा इसके पेंट की वजह से भी वो जो है हीट को एब्जॉर्व करके इनसाइड टेम्परेचर बढ़ा के उसको जो है एक तरह से वेपराइज करेगा। तो वो एक तरह से लॉस है। ठीक है। तो इसीलिए जो है उसको हीट को वहाँ पे एब्जॉर्ब ना करने के लिए क्या करते हैं कि जो है एक तरह से वाइट पेंट लगा देते हैं। वाइट क्या करता है, जैसे ही रेडिएशन आती है तुरंत उसको जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि वहाँ पे उससे हीट बिल्कुल नहीं लेता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लोवेस्ट विस्कोसिटी। सबसे लोवेस्ट विस्कोसिटी किसकी है? तो है दोस्तों नेफ्था की। फ्लैश पॉइंट ऑफ मोटर गैसोलीन में भी अराउंड, तो फ्लैश पॉइंट जो है मोटर गैसोलीन की लगभग जो है 45 के आसपास होती है।
कह रहे फर्स्ट क्रूड रिफाइनरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, तो फर्स्ट क्रूड ऑयल रिफाइनरी आपका डिगबोई आसाम में है। नेप्थेनिक एसिड क्या है, तो नेप्थेनिक एसिड एक तरह से ऑक्सीजन कंपाउंड है। विच वन इज यूज टू डिटरमाइन द कलर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो कलर के लिए जो है आपका सेबोल्ट क्रोमेटोमीटर के लिए यूज करते हैं एक तरह से। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी कर रहा है हाइयर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट मीन हाइयर कार्बन एंड हाइड्रोजन रेशियो। तो ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि हाइयर स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो आपका एक तरह से HCl का, कास्टिक का, किसी का भी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम जो मेजर करते हैं वो ब्राइन वगैरह का, तो वो ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो है कार्बन और हाइड्रोजन ही बढ़ा हो। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है एक तरह से इनकरेक्ट लग रहा है। इल्यूमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केरोसिन इज एक्सप्रेस बाय इट्स, तो उसका इल्यूमिनेटिविटी के नंबर से ही, यानी कि जैसा क्वेश्चन है वैसा उसका आंसर ही है ना। ग्लाइकोल किस लिए मिलाया जाता है पेट्रोल में, तो देखिए ग्लाइकोल क्या करता है, वो एंटी आइसिंग है, यानी कि फ्रीज होने नहीं देता है। जैसे ठंड में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 0 से भी डाउन चला जाता है, उस समय पेट्रोल आपका जम जाएगा, तो उसको बचाने के लिए हम ग्लाइकोल मिला देते हैं, जिससे वो फ्रीज नहीं होता वो, क्योंकि उसके वो फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। जहाँ पे वो सपोज कीजिए कि 0 डिग्री पे फ्रीज होगा, तो उसको जो है वो ला के 20 डिग्री, -20 डिग्री कर देगा लगभग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट इन अ पेट्रोलियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस फॉर्मेशन, यानी कि क्या अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट में रहेगा तो एस फॉर्मेशन होने का चांस है। तो जितने भी ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड हैं वो अगर ऑयल में रहेंगे तो वो एक तरह से एस फॉर्मेशन करेंगे। ओलेफिन क्या है, तो ओलेफिन एक तरह से अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ नोकिंग ऑफ पेट्रोल डन, तो नोकिंग टेंडेंसी जो है पेट्रोफ्यूल के लिए किस इंजन में टेस्ट होता है, तो होता है CFR, यानी कि को ऑपरेटिव फ्यूल रिसर्च। यानी CFR मतलब C मतलब कोऑपरेटिव, F मतलब फ्यूल, R मतलब रिसर्च। ये एक तरह का इंजन है जिसमें जो है हम नोकिंग टेंडेंसी को चेक करते हैं। नेम द हाइड्रोकार्बन हैविंग द पुअरेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी, सबसे कम ऑक्सीडेशन जो है स्टेबिलिटी किसकी है, तो वो है दोस्तों एरोमेटिक की। नेक्स्ट है कैटालिक क्रैकिंग कंपेयर टू थर्मल क्रैकिंग ऑफ रेसिड्यू ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, तो ये क्या होगा, तो गिव हायर यील्ड ऑफ पेट्रोल हो जाएगा। ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन प्रोड्यूस बाय 2 स्टेज फ्लूइडाइज कैटालिक क्रैकिंग प्रोसेस इज, तो ऑप्शन नंबर डी इसका 97 के आसपास हो जाएगा। द कोकिंग प्रोसेस नॉर्मली मोस्टली यूज इन इंडियन ऑयल रिफाइनरी इन, तो ये जो है डीले कोकिंग प्रोसेस में हो जाएगा, कोकिंग जो है डीले कोकिंग में। नेक्स्ट है इसमें भी पिकआउट इनकरेक्ट में तो सब गलत है। हाइयर टेम्परेचर एम्प्लॉय इन ब्रेकिंग देन द थर्मल क्रैकिंग, ये एक तरह से रॉन्ग स्टेटमेंट है इसका। ठीक है, बाकी चेक करिएगा, जो भी गलत होगा बताइएगा। अब जो है हमने जो है जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे IOCL हो, चाहे SPCL हो, चाहे किसी भी, उन सब की लिस्टेड लगा के बना के जो है ये बनाया हूँ PDF, तो उन सबको देखते हैं। देखिए फास्फोरिक एसिड को किस में हैंडल किया जाता है, सबसे ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन। तो ये जो ब्रास वेसल जितने होते हैं उसमें फास्फोरिक एसिड को हैंडल किया जाता है। एक ये क्वेश्चन बड़ा डाउटफुल है, ये गेट में भी आया हुआ है, तो गेट में इसका ऑप्शन जो है ए टिक किया, ए सुटेबल मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन विथ यूजिंग फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। जबकि जो है राम प्रसाद या OP गुप्ता अदर में देखें तो इसमें स्टेनलेस स्टील टाइप 304 है, लेकिन जो ये गेट का क्वेश्चन है तो उसकी आंसर की में जो है सेलेक्ट किया है कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को किस में रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन स्टील है। क्या सही है क्या गलत है आप बताइएगा इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें करा है कि 1000 kg ऑफ वेस्ट सॉलिड आर टू बी ड्राइव फ्रॉम 60 to 20 मॉइस्चर वेट पे। ठीक है, फिर करा द मास ऑफ मॉइस्चर रिमूव इन अ kg, कितना मास ऑफ मॉइस्चर रिमूव हुआ। तो देखिए इसमें सॉल्व है ऑलरेडी, ड्राई सॉलिड को
जो फीड में कितना है, तो 400 kg आ जाएगा इसका। और अमाउंट ऑफ ड्राई प्रोडक्ट कितना ड्राई किया गया, तो 500 kg आ जाएगा। तो मॉइस्चर ऑपरेट कितना हुआ, तो 500 kg, है ना। नेक्स्ट है इसका कह रहा है कि NTU यानी कि नंबर ऑफ ट्रांसफ़र यूनिट कैन बी कंसिडरेशन एज ए। तो NTU एक तरह से सेपरेशन में जो डिफ़िकल्टी आती है उसको मेजर करता है ये, ठीक है। हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट। कभी कभी क्या है, NTU का फुल फॉर्म भी पूछा गया है और HETP का भी फुल फॉर्म पूछा है, जिसका मतलब होता है हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट, ठीक है। और NTU का वही नंबर ऑफ ट्रांसफ़र यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूज ऑफ रसिंग रिंग इन प्लेस ऑफ क्रश्ड स्टोन एज अ पैकिंग इन पैक्ड बेड, ठीक है। कह रहा है कि क्रश स्टोन की अपेक्षा रसिंग रिंग का यूज करने से क्या होगा, तो एक तरह से डिक्रीज प्रेशर ड्रॉप में डिक्रीज आएगा और सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यूज ऑफ रसिंग रिंग इन प्लेस ऑफ क्रश स्टोन से यही फ़ायदा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी द रेट ऑफ रिएक्शन इज डेरिवेट बाय द जो है एज्यूमिंग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन इक्वेरियम विथ। तो ये द रिएक्टेंट के साथ हो जाएगा। कोलेजन थ्योरी जो है उसके बारे में थोड़ा लिखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। कोलिजन जो थ्योरी है स्टेट दैट द रेट कांस्टेंट के जो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो T12 EP माइनस कैपिटल E अपन RT, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। कई बार ये भी आ चुका है। अब जो है गैस क्रोमेटोग्राफी क्या मेजर करते हैं, तो कंसंट्रेशन मेजर करती है, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एडिबल ऑयल इज डन टू। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एडिबल ऑयल इज डन क्या करता है, उसमें हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, तो उसमें जो है अनसेचुरेटेड बॉन्ड, नंबर ऑफ अनसेचुरेटेड बॉन्ड को घटा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कमर्शियली इथाइलिन प्रोड्यूस बाय द नेप्था। नेप्था से जो इथाइलिन प्रोड्यूस होती है किस प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं, तो वो जो है पायरोलिसिस हो जाएगा, पायरोलिसिस। नेक्स्ट है फॉस्फोरिक, ये वही क्वेश्चन थोड़ा रिपीट होगा, छोड़िए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड हैविंग द वेट ऑफ 7 न्यूटन। कह रहा है स्पेसिफिक वेट पूछ रहा है, और उस जो है जिसका वेट जो है 7 न्यूटन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं पहला का। तो देखिए स्पेसिफिक वेट बड़ा होता है वेट अपन वॉल्यूम, ठीक है। तो वेट अपन वॉल्यूम इसमें देखिए कुछ दिया है, इसमें दिया है वेट दे रखा है 7 न्यूटन, वॉल्यूम दे रखा है जो है आपका 1 लीटर, ठीक है। तो बस स्पेसिफिक वेट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट बराबर वेट अपन वॉल्यूम, यानी कि 7 अपान वाटर के केस में 1 लीटर जो है आपका 0.001 हो जाएगा। तो जब 7 से 0.001 में डिवाइड करेंगे तो ये 7,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा, वाटर के केस में लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा कह रहा है कि द वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज गिवन बाय। तो वेट डेंसिटी का जो फार्मूला बस पूछा है कि वेट ऑफ फ्लूइड पर वॉल्यूम, बस ये हो जाएगा करेक्ट। और इसमें क्या किया है दोस्तों कि कैपिलरी ट्यूब का जो है पूछा है कि कैपिलरी ड्राइज का फार्मूला क्या है, यानी H का। तो H इजकल टू आपका होता है 4 ओमेगा अपान WD, जहाँ पे ओमेगा आपका सरफेस टेंशन, W आपका जो है वेट डेंसिटी, और D जो है आपका क्या है WD आपका वेट डेंसिटी एक तरह से हो जाएगा, ठीक है। और D जो है सॉरी इसमें कैपिलरी ट्यूब का जो है आपका डायामीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी H इक्वल टू 4 ओमेगा अपन WD, ये एक तरह से कैपिलरी राइज का फार्मूला पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फाइंड जो है फ्लूइड स्टैटिक। जब फ्लूइड स्टैटिक होता है तो क्या होता है, तो जब फ्लूइड स्टैटिक होता है तो वो जो है इट डील विथ ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स, वो प्रेशर फोर्स और ग्रेविटी जो है फोर्स उसमें अप्लाई होता है।
पांचवा क्वेश्चन बहुत ईजी है, कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी का 13.6 है, तो उसकी डेंसिटी, मरकरी की डेंसिटी क्या होगी। तो देखिए ये भी थोड़ा सा समझिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड में किसका पूछा है, मरकरी का पूछा है, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जो है मरकरी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे 13.6 ऑलरेडी दे रखा है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1000। तो 13.6 गुणे 1000 करेंगे तो 13,600 kg पर मीटर क्यूब आपका हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज टर्म एज। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं डेंसिटी, वो सिंपल उसकी जो है एक तरह से डेफिनेशन है। कह रहा है द प्लेन वेयर कैविटेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन अ हाइड्रोलिक टर्बाइन। हाइड्रोलिक टर्बाइन में सबसे ज़्यादा कैविटेशन कहाँ पे यूज होता है, तो इनलेट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, जो ड्राफ्ट ट्यूब में इन हो रहा है तो वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा कैविटेशन होने का चांस है हाइड्रोलिक टर्बाइन में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए पंप जो है डिलीवर 50 लीटर पर सेकेंड ऑफ वाटर एंड कंज्यूम 7.5 किलोवाट ऑफ पावर। द हेड डेवलप बाय द पंप, यानी कि पंप का डिस्चार्ज दे रखा है 50 लीटर पर सेकेंड और पावर उसकी दे रखा है 7.5 किलोवाट, और हेड पूछ रहा है हेड कितना होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखिए जो है हेड निकालना है तो उसका फार्मूला होता है, सबसे पहले पावर इक्वल टू क्या होता है, रो क्यू जी एच होता है यहाँ पे। अब एच बराबर करेंगे तो पी अपान रो क्यू जी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एच की हमने फार्मूला से एच की फार्मूला निकाल दी। अब एक एक जो है देखेंगे, क्यू दे रखा है 50 लीटर पर सेकेंड, जिसको हम मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 0.001 का एक तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारा क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमें चाहिए रो की वैल्यू होती है 1000। अब हमें चाहिए जी की वैल्यू होती है 9.81, ठीक है। और ऑलरेडी जो है पी की वैल्यू पावर हमारा दे रखा है 7.5 किलोवाट, जिसको हमें कन्वर्ट करना है वाट में। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 गुणे 1000 करेंगे तो 7500 वाट हो जाएगा। तो बस अब यही एच इक्वल टू निकाल लीजिए, 7500 अपान 1000 गुणे 0.05 गुणे 9.81। तो ये सब सॉल्व करेंगे तो 15.32 निकल के आएगा आंसर। देखिए 15.32 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड इनसाइड द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पंप। तो एक्सेलरेशन जो है पंप के इनसाइड में किसकी वजह से होता है, तो इम्पेलर ही एक्सेलरेट करता है, घूमता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल को एक तरह से टर्बो मशीनरी के अंतर्गत लिया जा गया है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कराए वाटर इन अ ग्लास ट्यूब वेट द सरफेस ऑफ ट्यूब, दिस इज ड्यू टू करा कि वाटर जो है ग्लास को चिपका देता है, मतलब उसकी सरफेस पर चिपक जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो है अधेशन बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज मोर, यानी कि जो अधेशन फोर्स है वो वाटर का ग्लास से ज़्यादा है, इसीलिए जो है वो उसको चिपका दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड 0.7 पॉइस एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 0.8, और जो है देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछ रहा है किसमें, इन स्ट्रोक में जो है पूछ रहा है, बहुत कंफ्यूजन वाला है। डायनेमिक विस्कोसिटी दिया है, काइनेमिक विस्कोसिटी पूछ रहा है, वो भी उसकी स्ट्रोक वाले यूनिट में, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सारी वैल्यू आपको मालूम है, जो है डायनेमिक विस्कोसिटी दे रखा है 0.7 पॉइस, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 0.8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए
जो डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू है, म्यू बराबर हमारा 0.7 पहुँच दिया है, जिसको हमें जो है MKS यूनिट में लाना है। तो ये क्या हो जाएगा 0.07 kg पर मीटर सेकेंड, यानी पास्कल सेकेंड में ये आ गया। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 0.8 में, जिसको इससे भी हमें MKS यूनिट में कन्वर्ट करना है, एक ही यूनिट में लाना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 800 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है म्यू बराबर कितना होता है, तो म्यू अपान रो होता है। तो म्यू की वैल्यू दे रखा है 0.07, और ये इसकी हो जाएगी 800। तो 800 इसका सॉल्व करेंगे तो 0.87 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। और जब हमें, लेकिन ये उसमें आएगा दोस्तों, ये लेकिन हमें स्टोक में कन्वर्ट करना है, तो 10⁴ से जो है एक तरह से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.87 स्टोक बस बचेगा। ठीक है, 10⁻⁴ जो है 10⁴ से कट जाएगा, तो 0.87 आएगा इसका करेक्ट आंसर। देख लीजिए कैसे करना है, सबको एक यूनिट में लाइए, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपन डेंसिटी। तो बस डेंसिटी दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, बस सॉरी विस्कोसिटी दे रखा है। ठीक है, बस डिवाइड कर दीजिए, फिर उसमें 10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में, तो वो जो है स्टोक में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए एकदम जो है आपको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लूइड हुज विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विथ द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी कि किस टाइप के फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है डज नॉट चेंज नहीं होती है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पे, तो वो है दोस्तों न्यूटोनियन की। क्योंकि नॉन न्यूटोनियन में चाहे थिक्सो हो, चाहे टाइम डिपेंडेंट रियोपैक्टिक, चाहे जो है थिक्सोट्रोपिक, इनके सबके कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन पे जो है उनकी विस्कोसिटी चेंज होती रहती है। ठीक है, लेकिन न्यूटोनियन फ्लूइड में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ कैपिलरी द राइज ऑफ फॉल ऑफ हेड H इन अ कैपिलरी ट्यूब डायमीटर D, सरफेस टेंशन दे रखा है ओमेगा, एंड स्पेसिफिक वेट दे रखा है W। तो वही पूछ रहा है, हाइट इसमें पूछ रहा है, तो 4 ओमेगा अपन WD, जो हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया है। कोकिंग क्या होती है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में जब मास फ्लो रेट जो है मास फ्लो रेट नहीं मिलता विथ डिक्रीज ऑफ प्रेशर रेशियो के घटने के साथ साथ, तो उस केस में जो है उसे कोकिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो है कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, इसी पे जो है आपका के को पी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ एयर कंप्रेसर के क्या है, तो ये जो है द रेशियो ऑफ एयर एक्चुअल डिलीवर्ड टू द टोटल अमाउंट पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक्चुअल जो है डिलीवर हुई है एयर, उसका और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का एक तरह से रेशियो जो है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है, प्रेशर रेशियो पर स्टेज फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है उसका पर स्टेज में प्रेशर रेशियो क्या रखते हैं, तो 4:1 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इन आइडियल रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर डिमांड लेस वर्क इफ कंप्रेसर फॉलो, तो सबसे कम वर्क जो है कंप्रेसर में किस प्रोसेस में मिलेगा, तो वो जो है आइसोथर्मल प्रोसेस में। एन आइडियल रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर डिमांड लेस वर्क रन इफ द कंप्रेसर फॉलो, तो ये आइसोथर्मल है। ठीक है, लेकिन ये तब होगा दोस्तों जब जो है इसको हम थ्योरेटिकल निकालेंगे तब होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में सारे कंप्रेसर जो है आइसोथर्मल प्रोसेस पे ही वर्क कर रहे हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज एक्सप्रेस बाय, तो परफॉर्मेंस को एक्सप्रेस करने के लिए आइसोथर्मल वर्क अपॉन इंडिकेटेड वर्क ये है। बेबकॉफ एंड विल्कोक्स बॉयलर क्या है, तो ये जो है वाटर ट्यूब बॉयलर के एग्जाम्पल हैं। वर्टिकल टाइप बॉयलर इसमें से कौन सा है, तो कोकरन बॉयलर हो जाएगा। और रेंज ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर का कितना होता है, तो एबव 80 बार होता है। ठीक है, बॉयलर माउंटिंग जो है क्या है, तो बॉयलर माउंटिंग आर नेसेसरी फॉर ऑपरेशन एंड सेफ्टी, जो
बॉयलर को ऑपरेशन में सेफ्टी प्रदान करें, वो उसकी माउंटिंग कहलाती है। ठीक है। व्हाट आर द पर्पज ऑफ एयर प्री हीटर इन बॉयलर? तो एयर प्री हीटर आपका जो है फ्लू गैस के टेम्परेचर को लेके एयर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ठीक है। APH, एयर प्री हीटर। विच डिवाइस डिस्चार्ज कंडेंसेट फ्रॉम द स्टीम पाइप विदाउट डिस्चार्जिंग द स्टीम? करे वो कौन सी डिवाइस है जो स्टीम में जो कंडेंसेट है उसको रिमूव कर देती है और स्टीम को नहीं रिमूव करती? तो वो है स्टीम ट्रैप। ठीक है। द स्टीम टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन लोड इन केस ऑफ बॉयलर फिटेड विथ रेडिएशन सुपर हीटर। कह रहा है कि द स्टीम टेम्परेचर विथ इंक्रीज लोड इन केस ऑफ बॉयलर फिटेड विथ रेडिएशन सुपर हीटर। तो उस केस में स्टीम का टेम्परेचर जो है लोड पे डिक्रीज हो जाएगा। ये किस तरह ये पूछ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि कैसे जो है ये लोड पे कैसे वो करके जो है पूछा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। एसोसरीज क्या होती हैं? तो एसोसरीज जो है बॉयलर के एक आपने जो है माउंटिंग पढ़ा, दूसरा एसोसरीज जो आपका जो है इफ़िशियंसी बढ़ाने का काम करता है उसको एसोसरीज कहते हैं। तो इसमें जो है सुपर हीटर जो है एक तरह से एसोसरीज है, वो इफ़िशियंसी बढ़ाता है क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर बढ़ा दे रहा है ये। विच आर द फॉलोइंग हाई प्रेशर बॉयलर? तो हाई प्रेशर बॉयलर आपका वेंसन बॉयलर है, और वेंसन बॉयलर को ही कहते हैं कि ड्रम लेस बॉयलर। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। स्टीम टर्बाइन किस साइकिल पे वर्क करती है? तो वह है दोस्तों रैंकाइन। और कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग ऑक्सिलरी इक्विपमेंट ऑफ द स्टीम जनरेशन प्लांट? तो एयर प्रीहीटर जो है ऑक्सिलरी इक्विपमेंट, ऑक्सिलरी का मतलब सहायक, सहायक जो है स्टीम जनरेशन प्लांट में सबसे सहायक जो है एक तरह से क्या है, तो वो है एयर प्रीहीटर। ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो इसमें जो है सबसे करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो है गैस टरबाइन को जो क्लासिफाई किया जाता है कंटिन्यूस कंबसन और कांस्टेंट प्रेशर टाइप पे, यही बस सही है, बाकी सब गलत है। पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रेशर एट पॉइंट इज इक्वल टू ऑल डायरेक्शन। तो ये पास्कल का नियम है। पास्कल ने क्या बोला था कि जो प्रेशर जो है सभी डायरेक्शन में समान लगता है। तो लेकिन ये किस केस में? तो वो जब फ्लूइड इज एट अ रेस्ट, जब फ्लूइड जो है रेस्ट में रहता है तब। ठीक है। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है क्या कर रहा है कि ए हाइड्रोलिक प्रेस हैज़ अ रैम ऑफ 15 सेंटीमीटर डायमीटर एंड प्लंजर 1.5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ वेट 1000 kg, द फोर्स रिक्वायर्ड ऑन अ प्लंजर इक्वल टू। कह रहा है कि एक हाइड्रोलिक प्रेस है जिसका रैम 15 सेंटीमीटर डायमीटर का है, प्लंजर जो है 1.5 सेंटीमीटर है, और 1000 kg का लिफ्ट मतलब भार उठाना है उसको। तो फोर्स कितना चाहिए हमें प्लंजर के लिए? प्लंजर जो है 1000 kg को उठाने के लिए फोर्स कितना चाहिए? ठीक है। तो ये जो है इसको सॉल्व करते हैं 145 वाले को। तो देखिए 145 वाले में कैसे सॉल्व करेंगे कि डायमीटर ऑफ प्लंजर कितना है 1.5 है, और डायमीटर ऑफ रैम कैपिटल डी कितना है तो 15 सेंटीमीटर है। वेट जो आपको उठाना है F1 वो कितना है तो 1000 kg है। ठीक है। तो पास्कल का नियम क्या कहता है? पास्कल का नियम कहता है कि प्रेशर अप्लाइड एट अ प्लंजर बराबर प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ रैम। ठीक है। यानी कि F1 A1 बराबर F2 A2। तो F1 दे रखा है 1000, A1 एरिया निकालेंगे तो पाई डी स्क्वायर अपन 4, यानी कि यहाँ पे कैपिटल डी है। और उसके बाद जो है F2 अपन पाई स्मॉल डी हमने माना है क्योंकि यहाँ पे हमें प्लंजर का डायमीटर लेना था। ठीक है। तो पाई डी स्क्वायर अपन 4। ठीक है। इस तरह से आपका पाई कट जाएगा, 4 कट जाएगा। ठीक है। तो आपका क्या बचेगा 1.5 का स्क्वायर अपन 15 का स्क्वायर इंटू 1000, यानी कि 10 kg इस पे लगेगा। ठीक है। ये काटा पिटी करेंगे तो 10 kg आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 kg का फोर्स जो है एक तरह से लगेगा। नेक्स्ट है when a pressure intensity at a point is more than the local atmospheric pressure, then difference of these two pressure is called to positive gauge pressure। ये मतलब गेज प्रेशर का वो
डिफिनीशन दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोलिक प्रेस किसके प्रेस पर वर्क करता है, तो पास्कल के नियम पे। कह रहा है कि ए प्रेशर ऑफ 25 मीटर ऑफ हेड ऑफ वाटर इज इक्वल टू, यानी कि जो है प्रेशर पूछ रहा है, पी की वैल्यू पूछ रहा है जिसका वाटर का हेड जो है 25 मीटर है। तो बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना। देखिए पी बराबर हमारा क्या होता है, रो जी एच होता है। रो की वैल्यू 1000 मान लेते हैं क्योंकि पानी के केस में है। एच ऑलरेडी दे रखा है 25 मीटर, जी की वैल्यू 9.81। ठीक है, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 गुणे 9.81 इंटू 25, यानी कि 245.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है आपका बी वाला सही है। करेक्ट। पीजोमीटर हेड इन अ स्टैटिक फ्लूइड क्या करता है, तो पीजोमेट्रिक हेड जो है रिमेन कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट इन अ लिक्विड, वो कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें ऑयल फ्लो, ये भी न्यूमेरिकल देखने में है लेकिन बहुत इजी है। कह रहा है कि ऑयल फ्लो थ्रू अ 100 mm डायमीटर हॉरिजेंटल पाइप जिसका फ्रिक्शन फैक्टर दे रखा है और लेंथ दे रखा है, विस्कोसिटी हैविंग वेलोसिटी दे रखा है, और उस केस में हेड लॉस पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हेड लॉस बराबर हमारा होता है FL/V² / 2GD। तो F फ्रैक्शन फैक्टर दे रखा है 0.05, L की वैल्यू दे रखा है 100 mm, V² यानी कि जो वेलोसिटी आपका दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा अपान जो है रो 2 गुणे जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, डी डायमीटर 0.1 हो जाएगा इसका। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 40 मीटर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 307 डी। ठीक है, नेक्स्ट है द पोर पॉइंट, किसी भी फ्यूल का जो पोर पॉइंट है क्या डिफाइन करता है, तो पोर पॉइंट पे जो जो आपका फ्यूल है वो उसके नीचे जाने पे, पोर पॉइंट के नीचे जाने पे वो प्लास्टिक हो जाएगा और वो फ्लो नहीं करेगा, यही जो है बताता है आपका पोर पॉइंट। ठीक है, कह रहा है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जिसको रिन्यूएबल नहीं कर सकते, यानी रिसाइकल नहीं कर सकते, यानी कि रीयूज नहीं कर सकते, मतलब फिर से यूज नहीं कर सकते, तो वो कोल है। धरती पे जब जिस दिन कोल पूरा ख़त्म हो जाएगा तो फिर कोयला मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में आपका जबकि वेव पावर है, विंड पावर है, सेल है, इनकी जो है रीजनरेशन संभव है, लेकिन कोल की रीजनरेशन संभव नहीं है। नेक्स्ट है हायर ऑक्टेन रेटिंग फॉर जो है SI इंजन फ्यूल इंडिकेट दैट, मतलब ऑक्टेन नंबर हाई है तो इसका मतलब क्या है कि हायर इग्नाइशन लेग, यानी कि इग्निशन लेग हायर होगी। C10 नंबर जो है पेट्रोल का अराउंड कितना होगा, तो 15 से 20 के बीच में होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट है ए नॉर्मल डीजल इंजन विल नीड मिनिमम चेंज इफ मेड टू रन, तो ए नॉर्मल डीजल इंजन में मिनिमम चेंज किस केस में होगा, जब उसको हम केरोसिन से चलाएंगे तब। ठीक है, हायर ऑक्टेन रेटिंग ऑफ SI फ्यूल इट इज मीन्ट दैट, यानी हायर ऑक्टेन रेटिंग का मतलब लोअर इग्निशन डिले। ठीक है, रेफरेंस फ्यूल फॉर नॉकिंग रेटिंग ऑफ SI इंजन फ्यूल वुड इंक्लूड, तो उसमें जो एक तरह से नोकिंग रेटिंग जो है हम एन हेप्टेन और आइसो एक्टेन के उसमें वे में लेते हैं। आइसो ऑक्टेन का फार्मूला क्या है, तो C8 और H18 हो जाएगा। व्हाट इज द C10 वैल्यू ऑफ अल्फा मिथाइल नेप्थिलीन, तो उसका जो है C10 वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस जो है एक तरह से कौन से लॉ में ये बताया गया था कि जो है द प्रीपेक्चुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में है। दूसरा कंसेप्ट करा है कि इंटरनल एनर्जी का डिस्कशन किस में किया गया था, तो ये भी जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो है जो प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में जो हम खाना बनाते हैं वो कौन सा जो है प्रोसेस उसमें यूज होता है, इसेंथोल्पिक, आइसोबैरिक या आइसोथर्मल।
इसेंथैल्पिक का मतलब जिसमें इंथैल्पिक कांस्टेंट हो, आइसोबैरिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो वो होता है आइसोकोरिक, क्योंकि आप जो है जब ढक्कन लगा देते हो कुकर का तो उसका वॉल्यूम वहीं का वहीं रहेगा। कितना भी पानी स्टीम वेपर कुछ भी बना ले, उसका वॉल्यूम वहीं, अगर 2 लीटर का है कुकर तो 2 लीटर ही रहेगा। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम जो है कांस्टेंट हो जाता है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया वो। थर्मो एट अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम रिफर टू, तो थर्मोडाइनमिक सिस्टम एक तरह से प्री डिस्क्राइब एंड आइडेंटिफिकेबल क्वांटिटी ऑफ मैटर को डिफाइन करता है। नेक्स्ट करें, इसमें जो है मेयर इक्वेशन, ये कई बार आ चुका है कि मेयर इक्वेशन के अकॉर्डिंग पानीपत रिफाइनरी में आया हुआ है। मेयर्स इक्वेशन जो है क्या है, तो CP-CV/R जो है, यही हम जो पढ़ते हैं वही मेयर इक्वेशन है। नेक्स्ट है एक्जोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी की वैल्यू कैसी रहती है, तो एक्जोथर्मिक में H की वैल्यू माइनस में होती है, यानी कि निगेटिव होती है। अगर यही जो इंडोथर्मिक रहेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपिक यूनिट तो जूल पर केजे केल्विन हो जाएगा, केजी केल्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रत्येक गैस जो है एक्सपेंड करने पे कूलिंग इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, यानी कि उनका टेम्परेचर ड्रॉप होता है, लेकिन हम इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसको एक्सपेंड करें तो वो कूलिंग ना दे के हीटिंग दे, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका हीलियम बोला है, जबकि हाइड्रोजन भी एक तरह से हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि थर्मल डिफ्यूजिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज, तो थर्मल डिफ्यूजिटी सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। थर्मल डिफ्यूजिटी मेजर हीट ट्रांसफर इन अ मटेरियल एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी के, यानी कि जो है थर्मल डिफ्यूजिटी एक तरह से हीट ट्रांसफ़र को मेजर करती है कि हीट ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। और थर्मल डिफ्यूजिटी अल्फ़ा इजकल टू हमारा होता है K/ρ Cp। तो यहाँ से देखिए जो थर्मल डिफ्यूजिटी की वैल्यू जो है वो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही चीज़ इसमें पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा कि जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर मोस्ट ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन इंक्रीज विथ, तो इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजी ये भी है। द इनर सरफेस दे रखा है 400 mm थिक, और टेम्परेचर दे रखा है फर्नेस का 707, और फिर पूछ रहा है आउटर टेम्परेचर को दे रखा है 460 केल्विन, कंफ्यूज कर दिया, एक तो सेंटीग्रेड और दूसरा केल्विन। ठीक है, फिर कर रहा है कंडक्टिविटी भी दे रखा है 0.75, और हीट लॉस पूछ रहा है। तो देखिए के की वैल्यू दे रखा है 0.75 वाट पर मीटर पर केल्विन, एल की वैल्यू 400 mm, यानी कि 0.4 मीटर यूनिट में, हमने एक यूनिट मिलाने के लिए ऐसा किया। ठीक है, T1 दे रखा है 707 सेंटीग्रेड, लेकिन हमें केल्विन में ले जाना है तो 273 जोड़ना पड़ेगा, तो 980 हो जाएगा। T2 की वैल्यू ऑलरेडी केल्विन में दिया है तो उसमें कुछ नहीं करना है, 460 ही रखना है। ठीक है, तो Q इक्वल टू K डेल्टा T अपन L होता है अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पे हीट लॉस हमें निकालना है, तो हीट लॉस क्या होता है, Q/A करेंगे तो ये जो है हीट फ्लक्स यानी कि हीट लॉस आ जाएगा। तो इसके बराबर जब ए को इधर ला देंगे तो क्या आप बचेगा के T1 - T2/L, बस वही वैल्यू सारी रख दीजिए। 0.75 इंटू 980 माइनस 460/0.4, तो ये जो है आपका क्या निकल के आ जाएगा, Q/A जो है 975 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें हमने कुछ और कन्वर्ट किया था, उसकी वैल्यू रखा है कि नहीं, नहीं नहीं सही, Q/A इतना ही हो जाएगा, किस में रखा है, हाँ इसी यूनिट में रखा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि क्रिटिकल थिकनेस बियॉन्ड मतलब विच द हीट ट्रांसफर रेट, यानी कि क्रिटिकल थिकनेस से ऊपर ले जाने पे क्या होगा, तो उसका जो है हीट ट्रांसफर रेट को घटा देगा। ठीक है, बियॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जो है आपका
एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन 38वां का ऊपर है। इसमें क्या कह रहा है कि द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर एस्बेस्टस के की वैल्यू दे रखा है। दूसरा जो है सराउंडिंग अ पाइप एक्सपोज रूम एयर विथ एच की वैल्यू दे रखा है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट 2.5 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्रिटिकल रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। के की वैल्यू दे रखा है 0.125 वाट पर मीटर केल्विन, और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एच की वैल्यू दे रखा है 2.5, ठीक है। लेकिन ये रूम दे रखा है, यहाँ पे कुछ ऐसा स्फीयर कुछ कहा नहीं है, तो रूम दे रखा है तो हम एक तरह से वो समझ लीजिए सिलेंड्रिकल हम मानेंगे इसको। तो सिलेंड्रिकल क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होगा कि अपन ये हो जाएगा, तो के की वैल्यू आपको मिल ही गया, एच की वैल्यू मिल ही गया, तो बस डिवाइड करके निकाल लीजिए वैल्यू, तो 0.05 मीटर आएगा, जिसको में इसका आंसर दिया होगा में। तो बस 1000 से भाग दे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि वॉल ऑफ एरिया दे रखा है 5 मीटर स्क्वायर, थर्मल कंडक्टिविटी 10 मीटर वाट पर मीटर सेंटीग्रेड दे रखा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट दे रखा है 30 सेंटीमीटर पर मिनट, और हीट एक्रॉस द वॉल पूछा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि Q इक्वल टू के डेल्टा टी अपन डेल एक्स होता है, और तो Q की वैल्यू बस पूछा है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। टेम्परेचर दे रखा है, एरिया दे रखा है, और K की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। बस उसी पे रख के सॉल्व कर लीजिए तो आपका 1.5 किलोवाट आ जाए। इसमें कुछ नहीं करना, ना कोई यूनिट चेंज करना, ना कहीं को, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। नेक्स्ट है लम्प्ड हीट कैपेसिटी अप्रोच और ट्रांसिट हीट कंडक्शन एनालिसिस इज यूज। मतलब ये क्वेश्चन आया है कि लैम्प्ड हीट कैपेसिटी का यूज़ कब करते हैं, तो ये जो है व्हेन टेम्परेचर वेरिएशन थ्रू आउट द बॉडी इज़ वेरी लो हो, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल ऑफ स्टील रेडिएटर। स्टील रेडिएटर के वॉल से जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, तो ये ओनली कंडक्शन के थ्रू हो रहा है। वॉल है मतलब स्टील की पाइपलाइन है, तो वहाँ पे जो है कंडक्शन के थ्रू एक तरह से आपका हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें। वॉल मतलब छड़ छड़ में जो है वही कंडक्शन। हीट कंडक्शन इन गैसेस ड्यू टू, तो गैसों में हीट कंडक्शन इलास्टिक इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल कोलोजन, ठीक है, उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट है इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग मास मूवमेंट ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग हीट ट्रांसफर। तो किसमें जो है मास का मूवमेंट होता है, ऐसा कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है जिसमें मास का मूवमेंट होता है, तो वो है दोस्तों कन्वेक्शन। कैसे, जैसे हमने आपको फर्नेस पढ़ाया था तो वहाँ पे ये बताया था कंडक्शन जोन, कन्वेक्शन जोन या रेडिएंट जोन आपको बताया था, ठीक है। तो कन्वेक्शन जोन में क्या होता था, तो कन्वेक्शन जोन में जो फ्लू गैस होती हैं वो आती थी, हीट का ट्रांसफ़र करती थी और निकल जाती थी। यानी कि वहाँ पे मास जो है फ्लू गैस के जो पार्टिकल हैं या फ्लू गैस है वो वहाँ पे मास का ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आई हीट इतनी निकल गई, तो इस तरह से जो है वो एक तरह से वहाँ पे मास का मूवमेंट हुआ, इसलिए वो जो है कन्वेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नसल्ट नंबर इन नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होगा, तो नेचुरल कन्वेक्शन के लिए जो है जो आपका ग्रॉस ऑफ ऑपरेंडल होता है, ठीक है। पिकलेट नंबर जो है एक तरह से किसका रेशियो है, तो हीट कैपेसिटी रेट फ्लूड इन अ बाउंड्री लेयर टू एक्सेल हीट कंडक्टेंस ऑफ द बाउंड्री लेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। 34 में क्या कर रहा है, द सोलर रेडिएशन रीच ऑन अर्थ सरफेस इट्स मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, इसको रट्टा मारना पड़ेगा, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये 1 हो जाएगा। किलोवाट अगर वाट में अगर आएगा तो ये ओनली 1000 हो जाएगा, ठीक है। द थर्मल द थर्मल ट्रांसमिटेंस इज ऑल्सो नोन एज, तो थर्मल ट्रांसमिटेंस को दूसरे वर्ड में ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कहते हैं। इमिसिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस एंड इंडिपेंडेंट, यानी कि इमिसिविटी जो है हीट के इंडिपेंडेंट होती है, यही बताना चाह रहा है। कह रहे कि गर्मी में जो है वाइट क्लॉथ पहनना जो है बहुत एक तरह से सुकून भरा होता है, उसके पीछे का वजह क्या है,
तो उसके पीछे का वजह है कि वहाँ सफ़ेद कपड़े की एब्जॉर्बिविटी 0 होती है और ट्रांसमिटिविटी 0 होती है, लेकिन रिफ्लेक्टिविटी 1 होती है। यानी कि जो भी उस पर किरणें गिरेंगी रेडिएशन की, उसको तुरंत रिफ्लेक्ट कर देगा और हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो शरीर को ठंडा करके रखेगा। अगर यहीं आप काला कपड़ा पहन लीजिए गर्मी में, तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वो पूरी आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देगा। ठीक है। द यूनिट ऑफ स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट क्या है? तो वाट पर मीटर स्क्वायर के टू पावर 4। कभी कभी जो है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी पूछ लेता है, तो 6.78 इंटू 10⁻⁻8 के आसपास होती है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि फॉलोइंग फैक्टर इन केस ऑफ हीट एक्सचेंजर, उसकी क्या है फार्मूला, कई बार आ चुका है, तो 1/U डर्ट माइनस 1/U क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा है दोस्तों कि अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है, यानी कि यहाँ पे AM जो है AMTD यानी कि अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू आपसे पूछा है, और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, और हॉट वाटर साइड टेम्परेचर जो है 90 और 40 है, और कोल्ड साइड का यानी जो है 20 और 40 है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने काउंटर करंट बना लिया, 90 का इन हुआ, 40 का आउट हुआ, और जो है कोल्ड जो है 20 का इन हुआ, 40 का आउट हुआ। ठीक है। और Q1 और Q2 दोनों तरफ हमने दिखा दिया। ठीक है। और हमें क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, TH1 90 है, TH2 40 है, TC1 20 है, TC2 40 है, तो Q1 यानी कि THI मतलब TH1 माइनस TC2 हो जाएगा, तो 90 माइनस 40 50 डिग्री। Q2 की वैल्यू TH2 माइनस TC1 हो जाएगा, तो 40 माइनस 20 यानी कि 20 हो जाएगा। AMTD का फार्मूला क्या होता है, और जो है दोनों का योग अपन 2 से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं बस। तो θ1 प्लस θ2 बटा 2 यानी कि 50 प्लस 20 यानी कि 70/2 यानी कि 35। बहुत ईजी है, देखने में भले ही इतना लग रहा है, लेकिन जो है इस बहुत ईजी है। AMTD निकालना है, कोई लॉग थ्योरम कि वो LMTD नहीं निकालना है कि उसमें जो है लॉग की वैल्यू आप ढूंढो तब जाके मिलेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये आ चुका है इसलिए इसको भी, लेकिन ये थोड़ा सा हाई लेवल पे आया है। बीटेक में, केमिकल में बीटेक के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया है कि इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हॉट गैसेस इंटर द 250 डिग्री, लीव एट 100 डिग्री, एटमॉस्फेरिक एयर इंटर कर रही 50 डिग्री और आउट हो रही है 80 डिग्री, तो इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर क्या होगा। तो देखिए इफेक्टिवनेस पहले सबकी वैल्यू निकाल दीजिए। TH1 हमारा 250, TH2 100, TC1 50, TC2 जो है 80, ये तो आपको मालूम चल गया। इफेक्टिवनेस बराबर क्या होता है, TH1 माइनस TH2 अपान TH1 माइनस TC1 होता है। ठीक है। बाकी और जो है ये बस, ये अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है TH1 माइनस TH2 अपान TH1 माइनस TC1, तो आपको कुछ नहीं करना है, और ज़्यादा जो है हमने तो थोड़ा ब्रॉड में समझने के लिए लिखा है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप यहीं पे डायरेक्ट फार्मूला रख लीजिए, और फार्मूला रख के जो है इसको सॉल्व कर देंगे तो 0.75 हो जाएगा। ये एक तरह से शॉर्ट है, शॉर्ट में अगर कुछ नहीं आपको करना है तो शॉर्टकट जैसे होता है, तो शॉर्टकट इफेक्टिवनेस का फार्मूला होता है TH1 माइनस TH2 अपान TH1 माइनस TC1। ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास टाइम नहीं रहेगा, तो इसका ऐसे ही आप सॉल्व कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है, कर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप ड्रा इन टू मच पावर कंपेयर टू डिजाइन वैल्यू, यानी कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप है लेकिन वो जो जितना पावर उसको लेना चाहिए उससे ज़्यादा ले रहा है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि इट कुड बी एयर लीकेज, उसमें जो है एयर लीकेज हो सकता है। ठीक है। वाटर इज पम्प थ्रू अ पाइपलाइन टू हाइट ऑफ 10 मीटर एट अ रेट ऑफ 0.1 मीटर क्यूब, फ्रिक्शन दे रखा है, लॉस अबाउट
5 मीटर और पंपिंग पावर रिक्वायर्ड दे रखा है, मतलब पंपिंग पावर रिक्वायर्ड की वैल्यू पूछा है। तो देखिए बहुत इजी है, सारी वैल्यू दे रखा है इसमें, ठीक है। और पावर पूछ रहा है, तो पावर इजकल टू हमने उसी समय बताया था कि P इजकल टू हमारा होता है रो क्यू जी एच, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर भी दे रखा है तो H के साथ फ्रिक्शन फैक्टर भी जुड़ जाएगा, यानी कि H प्लस एच एफ हो जाएगा, ठीक है। तो सारी वैल्यू दे रखा है, जी की वैल्यू 9.81, क्यू की वैल्यू 0.1, एच की वैल्यू 10 मीटर, एच एफ की वैल्यू 5 मीटर। तो बस वही जो फार्मूला इसमें रखिए, 1000 गुणे 9.81 गुणे 0.1 और जो है एच प्लस एच एफ जोड़ लीजिए, यानी 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 14715 आएगा वाट में, लेकिन किलो वाट में आंसर आया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 14 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर दीजिए तो 14.7 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप डीलिंग विथ मड, जो कीचड़ को ट्रांसपोर्ट करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसका जो है एक तरह से इम्पेलर किस टाइप का होता है, तो वो ओपन टाइप का इम्पेलर होता है, ठीक है। ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज स्टार्टेड विथ डिलीवरी वाल्व ऑलवेज, तो ये क्लोज होगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्लोज होगा, रेसिप्रोकेटिंग में ओपन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पंप यूज फॉर पंपिंग विस्कस फ्लूइड, विस्कस के लिए जो आपका स्क्रू पंप हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का कितना होता है, तो -33 होता है। वाटर इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट इन, तो स्टीम जेट रेफ्रिजरेटर में हो जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है रेफ्रिजरेंट की क्या प्रॉपर्टी गलत है, तो सी हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, गलत है। और डी जो है हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, तो ये जो है गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू होता है 210 kg पर मिनट। और 1 टन का रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर दैट मेल्ट 1 टन ऑफ आइस एट अ 0 डिग्री, यानी कि 1 टन बर्फ़ को 0 डिग्री जो है मेल्ट कराने के लिए 24 घंटे में जो जितना रेफ्रिजरेशन का यूज होता है वही होता है उसका जो है 1 TR, ठीक है। उसकी वैल्यू 210 kg पर मिनट में या 3.5 किलोवाट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो आप रेफ्रिजरेटर एयर रेफ्रिजरेटर यूज करते हो वो किस साइकिल पे वर्क करता है, तो बेल कोलमन उसका हो जाएगा, ठीक है। साइकोमेट्रिक क्या है, जो है आप साइकोमीटर जो यूज़ करते हैं वो क्या मेजर करता है, तो वो जो है WBT मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों को मेजर करता है। फिर जो है वो बताता है कि एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर सेचूरेटेड एयर द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा, तो सेचूरेटेड एयर के लिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपका जो है इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर के हो जाएगा। एयर वाशर क्या है, तो ये एक तरह से प्लांट में जो है एयर में मॉइस्चर को रिमूव करने की एक जो है प्रोसेस है, ठीक है। वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है, तो वेट बल्ब डिप्रेशन इक्वल टू होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर ड्यूरिंग द सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस। ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस में क्या होता है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है कांस्टेंट होती है, ठीक है। कह रहा है कि इंडिकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर गिवन बाय, तो आपका ड्राई जो है एक तरह से DPT, यानी कि अभी जो है DPT का हमने जो है डिप्रेशन जो है डिप्रेशन टेम्परेचर मतलब ड्राई क्या इसका यार भूल गया मैं, जो है डिप्रेशन पॉइंट टेम्परेचर या यही है कुछ, ये मतलब DPT इसका होता है, ठीक है। इंडिकेशन ऑफ मॉइस्चर इन एयर गिवन बाय, तो DPT है, थोड़ा सा भी दिमाग में नहीं आ रहा है। कह रहा है द वेट बल्ब डिप्रेशन, ठीक है, इज ज़ीरो, किस केस में जो है वेट बल्ब डिप्रेशन जीरो होगा, तो जब जो है 100% सेचुरेशन होगा तब, क्योंकि 100% ह्यूमिडिटी में आपका DBT और WBT दोनों बराबर होते हैं, तो जो है ड्राई बल्ब डिप्रेशन जब निकालेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ऑफ एयर में क्या होगा, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज जबकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि मोस्ट एयर एट 35 डिग्री एंड 100% सेचुरेशन रिलेटिव ह्यूमिडिटी
इज इंटर अ साइकोमेट्रिक डिवाइस एंड लिविंग 25 सेंटीग्रेड एंड 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो कह रहा है कि उस डिवाइस का नाम क्या है, तो वो है डीह्यूमिडिफायर, क्योंकि वो उसकी ह्यूमिडिटी को एक तरह से घटा दे। पहले 35 पे 100 थी, अब 25 से पे 100 हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है an ideal gas at 27 degree heated at a constant pressure till the volume become 3 times the final temperature of gas। कह रहे कि एक गैस को जो है, जो 27 डिग्री टेम्परेचर पे थी और कांस्टेंट प्रेशर पे थी, उसको इतना हीट किया गया जब कब तक, जब उसका वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम का 3 गुना ना हो जाए। तो उस पे जो है फाइनल टेम्परेचर गैस का क्या निकलेगा। तो बहुत ही ईजी है, देखिए कैसे। T1 दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको केल्विन में करिए तो 300 हो जाएगा। ठीक है, T2 की वैल्यू पूछा है, V1 की वैल्यू मान लीजिए V है, और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3 गुना यानी कि 3V हो जाएगी। बस V2 अपन V1 इजकल टू T2 अपन T1 से निकाल दीजिए, तो 3V अपन V इजकल टू T2 अपन 300, तो V से कट जाएगा और इधर जाएंगे तो 900 केल्विन T2 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमारा एक है यहाँ पे सेंटीग्रेड में दिया है, तो सेंटीग्रेड में लाने के लिए 900 में से 273 घटा देंगे तो 627 हो जाएगा। ठीक है, बाकी वंडरवाल इक्वेशन का फार्मूला पूछा है, तो P अपन ए वी स्क्वायर वी माइनस बी अपन आर टी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पॉइंट, इसमें कह रहा है कि विच इज़ नॉट अ पॉइंट फंक्शन। तो पॉइंट फंक्शन क्या होता है। पॉइंट फंक्शन जो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की वह प्रॉपर्टी है जो डिपेंड ऑन इंड स्टेट ओनली, वो जो इंड स्टेट पे डिपेंड करती है फाइनली। ठीक है, जैसे कोई जहाज़ है, जहाज़ जो है डायरेक्ट जो है इस जो है मान लीजिए मुंबई से जो है दिल्ली आ गई, तो रास्ते में कहाँ से गई कैसे आई उसका कोई वो नहीं रहेगा, पाथ को डिफाइन नहीं करना है। लेकिन जैसे ट्रेन है, तो ट्रेन जो है वहीं जो ट्रेन वहाँ से यहाँ आएगी मुंबई से दिल्ली, तो वो एक प्लेटफॉर्म है उसका, उससे एक तरह से पाथ पे वो चल के आएगी। ठीक है, तो जो एक इंड प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा उसे पॉइंट फंक्शन कहेंगे, और जो पाथ को फॉलो करेगा उसको पाथ फंक्शन कहेंगे। जैसे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हीट का ट्रांसफ़र जो है हायर टू लोअर हो, जो है हायर टू लोअर की तरफ जाता है, लेकिन कैसे कैसे कहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ ये उसके पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन यही होते हैं, और इसमें यही पूछा है कि इसमें कौन सा पॉइंट फंक्शन नहीं है। तो ये जो है आपका हीट ट्रांसफ़र जो है एक तरह से पॉइंट फंक्शन नहीं है, ये जो है पाथ फंक्शन है। ठीक है, इसमें जो है आपको कंसीडर करना है और बताना है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी। तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं वो डिपेंडेंट ऑफ मास पे होते हैं, चाहे इंटर एनर्जी हो, एंथैल्पी हो, वॉल्यूम हो, एंट्रोपी हो, गिब्स फ्री एनर्जी हो, हैमिल्टन एनर्जी हो, हीट कैपेसिटी हो या मास हो, ये सारे जो है मास पे डिपेंड करते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपका जो है पहला ही जैसे वॉल्यूम ले लीजिए। वॉल्यूम जो है मास पे डिपेंड, जितना ज़्यादा मास रहेगा तो वॉल्यूम भी उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और इंटेंसिव जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास, वो मास पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे डेंसिटी, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है आपका 1000 मानी जाती है, चाहे वाटर जो है 1 लीटर हो, चाहे 100 लीटर हो, चाहे 50 लीटर हो, वाटर की मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, वाटर की मेल्टिंग पॉइंट चाहे वो 10 लीटर वाटर हो या 20 लीटर हो, उसकी मेल्टिंग पॉइंट वहीं होगी 0 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगी, वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। सरफेस टेंशन कहते हैं ना कि फिक्स उसका दे दिया जाता है कि वाटर की सरफेस टेंशन कितनी है, तो वो इतनी है। वो कितने वाटर को लेके किया गया वो कोई नहीं, विस्कोसिटी है तो मरकरी की विस्कोसिटी इतनी ही है, चाहे वो 1 लीटर हो, चाहे 10 लीटर हो, चाहे 20 लीटर हो, उसकी विस्कोसिटी उतनी ही मानी जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही पूछ रहा है, तो इसमें क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी 2 और 3 यानी एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है एक जो है पेपर, अच्छा पेपर कहेंगे, सॉल्व हो गया है। और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।
कोई भी इसमें जो है गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए एक एक 150 या 140 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें एक आध गलती होगी तो बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।